हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी लाइफ की एक यूनिट है, यानी कि ये हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है। हमारी बॉडी बहुत सारी अनगिनत सेल से मिलकर बनी हुई है। जो सेल है इसकी डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। उन्होंने क्या देखा था? एक थिन स्लाइस ली थी, किसकी? एक कॉर्क बॉटल ली थी, उसकी एक थिन स्लाइस ली थी जिसको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। उसमें उसने क्या देखा था? आ, उसमें जैसे हनीकॉम जो होता है, हनीकॉम हनीकॉम जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं। ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, उनका बना हुआ होता है। तो जो सेल है वो उसकी तरह दिखती थी। इसमें साइंटिस्ट ने जो कंपार्टमेंट थे उनको क्या दिया था? एक रूम नाम दिया था। उनको बहुत सारे रूम थे उसमें, और उनको क्या बोला था उसने? लिटिल रूम। और उस लिटिल रूम को कहा था उसने सेल। जितनी भी सेल्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं? सेल्स की बनी हुई हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो यूनिट है वो हमारी लाइफ की एक बेसिक यूनिट कहलाती है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत तरह की सेल्स होती हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो जब एक ग्रुप बना लेती है तो ग्रुप इनका जो बन जाता है सेल का, वो कहलाता है टिश्यू। और टिश्यू का जो ग्रुप होता है मिलकर बहुत सारे टिश्यू ग्रुप में क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और टिश्यू सिस्टम जब ग्रुप बना लेता है तो वो क्या बनाता है? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण ऐसे होता है। अब पढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी हमें पता है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल थी, यानी कि मरी हुई सेल थी, मरी हुई कोशिका थी, उसकी उसने खोज की थी। और उसकी खोज को उसने किसमें बताया था? माइक्रोग्राफिया उसकी एक बुक थी, उसमें बताया था। अब होती है लिविंग सेल की डिस्कवरी। जो लिविंग सेल सी थी, यानी कि जो लाइव सेल थी, लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एक साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक, जिसने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को 1674 में देखा था। जो लिविंग सेल्स होती है वो दो तरह की होती है, तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। जो प्लांट सेल थी उसकी डिस्कवरी की थी मेथियाल स्लाइडेन ने, जो कि 1838 में की थी। जो मेथिया स्लाइडेन है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट सेल की खोज की थी। मेथियाज जैसे आपको नाम याद नहीं हो रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे मेथियाज यानी कि मेथी, मेथी का होता है, एक प्लांट होता है, और ये प्लांट सेल की उसने खोज की थी। कब की थी उसने? 1838 में की थी। अब आता है डिस्कवरी ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की डिस्कवरी की थी थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में एनिमल सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कहा था जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। अब आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1838 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं दो टाइप के, एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि यूनिक मतलब होता है वन, केवल और केवल वन, यानी कि इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिनमें केवल और केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और एक ही कोशिका ऑल फंक्शंस परफॉर्म करती है। क्या करती है? ऑल फंक्शंस परफॉर्म बाय सिंगल सेल, यानी कि एक ही कोशिका सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है।
एंड इट्स लाइफ स्पान इज शॉर्ट। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, महीनों का ऐसे होता है। इसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इनकी केवल और केवल एक ही सेल होती है और एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब आते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारे सेल्स, यानी कि इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स लाइफ स्पान इज लॉन्ग। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती है, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत लंबा होता है। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन कितने साल तक जीता है, कम से कम 100 साल तक। प्लांट 100 से भी ज्यादा जी सकते हैं। एनिमल्स कोई 50, कोई 20, इतने साल तक जी सकते हैं। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब आता है व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो किसकी बनी हुई है। बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, कुछ छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स की बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल्स एम्प्लॉय डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। जितनी भी सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, एक डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करता है, कुछ बेसिक मैकेनिज्म परफॉर्म करता है और उसके लिए क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म करता है। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी होती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी होती हैं। अब आता है रुडोल्फ बिरचोफ। रुडोल्फ बिरचोफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को क्या कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यानी कि इसका इनका कहने का मतलब था ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, नई सेल्स है, नई सेल्स जितनी भी बनती हैं वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले की जो सेल्स हैं उनसे निकल कर आती हैं। अब आते हैं एक और साइंटिस्ट, जेई परकिंजे। जेई परकिंजे जिनका जन्म 1787 से हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1869 में। जेई परकिंजे ने 1839 में क्या दिया था, गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म में एक नाम दिया था फॉर लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको उसने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। जैसे ये हमारी क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री बनी हुई है, बीच में इस होल्स हैं, और ये क्या है, मेम्ब्रेन है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस सेल के अंदर जो भरा हुआ है वो है एक साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है पूरा, इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भरा हुआ न्यूक्लियो प्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियो प्लाज्म और साइटोप्लाज्म है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटोप्लाज्म। इन 1866
हैकल हैकल नाम के एक साइंटिस्ट आए थे 1866 में। उन्होंने क्या कहा था, established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters। हैकल ने क्या कहा था, जो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अ, इकट्ठा करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि भेजने के लिए। हेरिडिटी कैरेक्टर, जैसे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हम हमारे अंदर आते हैं और हमारे कैरेक्टर्स हमारे चिल्ड्रंस के अंदर जाते हैं, ये क्या होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो जो न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करता है, एक सिंगल सेल की तरह स्टार्ट करता है। वायरसेस आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। जो वायरस है वो सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। वायरस ना तो एनिमल्स में आते हैं ना ही प्लांट्स के अंदर आते हैं, वायरस एक अलग ही कैटेगरी में आता है। ह्यूमन आई कैन सी अप टू 50 माइक्रो टू 100 माइक्रोमीटर। जो ह्यूमन आई है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर तक देख सकती है। अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये हो गई हमारी क्या, प्लांट सेल, और ये हो गई हमारी एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये जो प्लांट सेल होती है इसकी एक खासियत होती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की एक खासियत होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड क्या प्रेजेंट होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एक नॉन लिविंग में आती है। ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। तो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर बाउंड्री है, यानी कि ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा। इनसाइड इट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लाइज द साइटोप्लाज्म, वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनीज एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, बहुत सारे सेलुलर और सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनिल्स का मतलब है जैसे कि बहुत सारे उसमें, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी पाए जाएंगे। इनको क्या कहा जाएगा, सेल ऑर्गेनिल्स। दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में धसे हुए रहते हैं। आउट ऑफ दीज ऑर्गेनिल्स, इन ऑर्गेनिल्स के अलावा भी द न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप। द अदर ऑर्गेनिल्स कैन बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। इन ऑर्गेनिल्स के अलावा क्या उसमें और उसमें क्या दिखाई देता है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा भी उसमें क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिल, जो कि किसके द्वारा दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई जा सकते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक बाउंड्री है जो हर एक सेल के बाहर पाई जाती है, जो कि साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को, दोनों को सेपरेट रखती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी कि फॉस्फेट और लिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड होते हैं जैसे कि फैट, ऑयल, ऑयली चीज जो होती है ना, फैट, घी, ये होते हैं लिपिड। ये है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये इसका क्या है, हेड है, और ये है इसकी क्या, टेल। जो हेड है इसका वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये पानी से
लव करता है। और लिपोफिलिक होता है, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं उनसे हेट करता है। फोबिक का फोबिया नाम सुना ना? फोबिया, फोबिया का मतलब होता है दूर भागना या डर लगना किसी चीज से। तो ये लिपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड से दूर भागता है इसका हेड। और इसकी जो टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से दूर भागती है, यानी कि पानी से डरती है। और लिपोफिलिक होती है, यानी कि लिपिड की तरफ रहती है, यानी कि लिपिड को लव करती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, यानी कि वाटर से दूर भागता है। लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग, यानी कि लिपिड का मतलब क्या होता है? ऑयल, घी, ये सभी। लिपोफोबिक का मतलब होता है लिपिड हेटिंग, यानी कि लिपिड से दूर भागता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक, यानी कि फ्लेक्सिबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिविंग है, यानी कि जीवित है। लिविंग है, पतली है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, यानी कि वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। इसका मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टली परमिएबल। इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट। ये कुछ मिनरल्स को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है। इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर, यानी कि ये 7 नैनोमीटर, यानी कि 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस में पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब है द मेम्ब्रेन टू बी 75% फॉस्फोलिपिड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 75 फॉस्फोलिपिड की बनी हुई रहती है, लेकिन द मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड भी पाए जाते हैं। 75% तो फॉस्फोलिपिड होते हैं, बाकी के बच्चे कुछ इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। However, it is the phospholipids that form key elements in the structure of plasma membrane। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो क्या करते हैं? फॉर्म की एलिमेंट्स, यानी कि जो जरूरी एलिमेंट्स है उनको बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ये इसके हेड हो गए और ये इसकी क्या हो गई? टेल। ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ इसकी हेड पाई जाएंगी और दोनों तरफ इसकी टेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? बाइलेयर, यानी कि लिपिड, बाइलिपिड की बनी हुई रहती है और 2 लेयर होती है इसमें, इसलिए क्या कहा गया है इसको? लिपिड बाइलेयर। अब ये जो है इसका हेड, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और ये जो फॉस्फोलिपिड से जो अटैच रहते हैं उनको क्या कहा है? ग्लाइकोलिपिड। और ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है इनके बीच में पाई जाती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं हम? पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इन पर क्या लगे हुए हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो इसकी टेल है ये किसकी बनी हुई रहती है? फैटी एसिड की बनी रहती है। और इसके अंदर, यानी कि इसके टेल के पास में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और इस मेम्ब्रेन के जस्ट बीच में क्या पाई जाती है? मतलब जो अंदर जाती है, दोनों तरफ रहती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है। अब आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था। These gave a model called fluid mosaic model to explain the ultra structure of plasma membrane। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर। जो इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? बाइलेयर, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेयर, यानी 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर होती है इसकी।
इसलिए इसको क्या कहा, बाइलेयर। Two types of protein molecules floated about in fluid, phospholipid layer। यानी कि दो तरह की जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। फ्लोटेड अबाउट इन फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड के अंदर तैरते रहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स विच कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो क्या है, कंप्लीटली लिपिड बाइलेयर है। एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन विच प्रेजेंट आइदर ऑन द आउटर और इनर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर सरफेस पर भी पाए जाते हैं और आउटर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब एज ए नंबर ऑफ प्रोटीन। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब, उसने क्या डिस्क्राइब किया था, एज ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। सी ऑफ लिपिड्स यानी कि लिपिड के समुद्र में क्या तैरते रहते हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं हमेशा। द प्रोटीन आर प्रेजेंट नॉट टू गिव स्ट्रेंथ टू द मेम्ब्रेन बट टू सर्व एज, यानी कि प्रोटीन केवल और केवल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड नहीं करवाती है बल्कि उसके अलावा भी कुछ प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एंजाइम। एंजाइम यानी कि ये क्या करते हैं, एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन विद इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ में क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करते हैं। और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि परमिएजेज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल आयन। और ये किसके लिए होते हैं, जो सॉल्युबल आयंस होते हैं उनके मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या काम करती है, पंप करते हैं, यानी कि फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पंप में क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है। और क्या करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन का काम करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन यानी कि एंडोसाइटोसिस, यानी कि उसमें अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड और प्रोटीन की प्रेजेंस क्या प्रोवाइड करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो क्या करती है, हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब जैसे कोई भी चीज है उसको वो अंदर आने दे रही है, वो डायरेक्ट उसको अंदर निकल लेती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेलुलर membrane enable the cell to maintain homeostasis। जो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है सेलुलर मेम्ब्रेन की, वो क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। दैट इज ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ द चेंज आउटसाइड इट, यानी कि जितना बाहर जाना है उतना अंदर आना, कितना आना कितना जाना, वो सब कुछ वो डिसाइड करती है, यानी होम्योस्टेसिस करती है। जितनी जरूरत है उतना ही अंदर आने देती है, बाकी नहीं आने देती। इसलिए इसको क्या कहा है, सेलेक्टिव परमिएबल। द यूजफुल मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल। जितने भी यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन्स विद इन द सेल। और जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं वो सेल के अंदर रह जाते हैं, यानी कि जो जरूरी है वो सेल के अंदर रह जाते हैं। एंड सीक्रेशंस एंड वेस्ट लीव द सेल। सीक्रेशंस और जितने भी वेस्ट हैं जो सीक्रेट करती है सेल, और जितने भी वेस्ट है वो सेल से बाहर निकाल देती है सेलेक्टिवली परमिएबल। द सब्सटेंस जनरली ड्रॉन इन द सेल। जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे होते हैं, सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म। रॉ मटेरियल किसके काम आते हैं, मेटाबॉलिज्म। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चे मटेरियल, दैट इज फूड, वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। अगला रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, यानी कि रेगुलेटरी सब्सटेंसेस को रेगुलेट करता है, जैसे कि विटामिन एंड हार्मोन्स। द सब्सटेंस जनरली आउटसाइड ऑफ द सेल। जो सब्सटेंस है वो जनरली क्या करते हैं, आउटसाइड करते हैं। आउटसाइड यानी कि बाहर चले जाते हैं,
द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट और CO2, ये उसके अंदर नहीं रह सकते, ये उसमें प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। Secretions such as protein, proenzymes, hormone, milk, tear, mucus, इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज, ये सभी क्या है, इसके सीक्रेशंस है। सीक्रेशंस होते हैं बॉडी से बाहर निकलेंगे यानी कि सेल से बाहर निकाले जाएंगे। अब आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में आते हैं, एक तो है डिफ्यूजन, एक है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या होता है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। सम सब्सटेंसेस यानी कि मॉलिक्यूल आयंस, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर etc कैन मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। जो CO2 और O2 और वाटर है ना, ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करते हैं, मूव करते हैं उसमें से। बिकॉज सब्सटेंसेज आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि जो सब्सटेंसेज है वो बहुत ही कम छोटी साइज के होते हैं। अगला है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो सब्सटेंसेज का मूवमेंट है इसमें तो, और इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। वाटर मूव इन एंड आउट बाय ऑस्मोसिस, वाटर अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, वही है कंसंट्रेशन के हिसाब से, अंदर बाहर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से इसमें ये जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह का होता है, एक होता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, यानी कि सेल के बाहर तो कंसंट्रेशन उसकी कम होगी सॉल्यूशन की, लेकिन सेल के अंदर ज्यादा होगी। हाइपर का मतलब सेल फुली हुई रहेगी उसमें, ठीक है, और सेल के बाहर उसमें कम कंसंट्रेशन रहेगी। तो जो कम कंसंट्रेशन है, तो कम कंसंट्रेशन है तो सेल के अंदर ज्यादा है, तो सेल के अंदर से बाहर आएगा पानी। जो भी सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन वो बाहर आएगा सेल से। तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, वो सेल सिकुड़ जाएगी। किसमें देखिए ना हमने कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई रहती है। अगला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है वही, सेम कंसंट्रेशन रहती है इसमें तो, जैसे इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, जितनी सेल के अंदर है उतनी ही सेल के बाहर होगी कंसंट्रेशन। ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज, यानी कि जितना वो लूज करेगी उतना ही पानी वो अंदर लेगी। अब आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक यानी हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम रहेगी, लेकिन सेल के बाहर क्या रहेगी, ज्यादा। इसलिए जो सेल है वो क्या करेगी, वाटर को गेन करेगी और वो स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। द नेट यानी कि ओवरऑल रिजल्ट इज दैट water enters the cell. In such a situation, cell is likely to swell up, that is becomes inflated or turgid. Such swollen RBCs may ultimately burst, hemolyzed hypotomic, यानी कि सेल के अंदर जब कंसंट्रेशन कम होगी तो सेल के अंदर पानी आएगा और वो फूल जाएगी। और अगर सेल कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, सॉरी सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो पानी बाहर आ जाएगा और जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी। जैसे कि स्वेलन आरबीसी, आरबीसी क्या होती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। में अल्टीमेटली बस्ट, ये जो पहले की फूली हुई आरबीसी है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, यानी कि फूट जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, होमोलाइज्ड या हाइपोटोमिक।
अब डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में डिफरेंस। डिफ्यूजन क्या करता है? डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन जो ओस्मोसिस है वो केवल और केवल लिक्विड मीडियम में होगा। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल्स का होता है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैसेस का भी। और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। केवल और केवल इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही होगा। और जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है? इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्यूजन होता है टू टाइप का, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा? उनका मूवमेंट होगा। किस किस का होगा इसमें? CO2, O2, H2, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की हेल्प से क्या होता है? इसमें डिफ्यूजन होता है। प्रोटीन्स की हेल्प से कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो कैरियर प्रोटीन और एक होती है चैनल प्रोटीन। ठीक है। और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें नो एटीपी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं हो। ठीक है। अब इधर देख लो ये कैरियर प्रोटीन कैसी होती है। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये इसमें ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है। कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये कोई चीज आई, यहाँ कोई सब्सटेंस हमें इधर से उधर भेजना है, तो क्या होगा? ये जो प्रोटीन है वो उल्टी हो जाएगी ऐसे। ये क्या हो गई? उल्टी हो गई। ठीक है। और इससे जो भी हमें अंदर से बाहर भेजना है बाहर चला जाएगा, बाहर से अंदर आना है तो अंदर आ जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन हो गया, ट्रांसफर हो गया प्रोटीन। अब आती है चैनल प्रोटीन। चैनल का मतलब होता है जैसे चैनल होते हैं ना, किसी चीज के लिए चैम्बर वगैरह बनाते हैं, ऐसे ऐसे इसमें ये चैनल है, बीच में चैनल बना हुआ है क्योंकि इसका जो हेड है, हेड और टेल के बारे में मैंने बताया था, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, इसलिए इसमें बाहर से तो जा नहीं सकते, इसलिए इसके लिए चैनल बनाया गया है। H2 अंदर आएगा और बाहर जाएगा, क्योंकि इसका जो हेड है वो तो वाटर से हिट करता है, तो यहाँ पे पानी कैसे आया? इसलिए चैनल प्रोटीन काम आती है। सम मटेरियल्स एंटर एंड लीव द सेल। कुछ मटेरियल्स एंटर करेंगे उसमें यानी कि अंदर जाएंगे, और कुछ मटेरियल्स बाहर जाएंगे सेल से। न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर, मटेरियल ऑफ ग्रोथ सच एज अमीनो एसिड मस्ट एंटर द सेल। ये सभी क्या करेंगे? सेल के अंदर एंटर करेंगे। एंड जो वेस्ट ऑफ मटेरियल है यानी कि वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जैसे केमिकल रिएक्शन, मस्ट बी थ्रोन आउट। सच मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो वेस्ट है वो मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे। ठीक है। बाय स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के द्वारा वो बाहर जाएंगे, जिनको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और इसको एक और नाम दिया जाता है परमेजेस। परमेजेस फॉर्म ए स्मॉल पैसेज वे थ्रू मेम्ब्रेन, यानी कि जो परमेजेस है वो एक छोटा सा रास्ता बनाती है, जो क्या करते हैं? एनेबलिंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के द्वारा वो क्या होते हैं? उसमें से एंटर और बाहर चले जाते हैं।